डियर लर्नर्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे लेक्चर सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको ध्यान होगा कि पिछले सेशन में हमने शुरुआत की थी एक स्टोरी ऑफ एटम के बारे में बात नहीं करने की, और हमने शुरुआत की थी फिलोसफिकल फाउंडेशन से, किस प्रकार कॉन्सेप्ट ऑफ एटम आया फिलोसफिकली स्पीकिंग। फिर उसके बाद हमने देखा कि वैज्ञानिक तौर पे किस तरह से इस बारे में बात हुआ। हमने डाल्टन मॉडल की बात करी, फिर हमने देखा कि कैसे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से ये सिद्ध किया कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। फिर उन्होंने अपना मॉडल दिया, फिर हमने पाया कि वो मॉडल भी सही नहीं है, क्योंकि वो जो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसके रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और दैट रिज़ल्ट का जो एक्सप्लेनेशन था वो रदरफोर्ड ने दिया, और रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रपोज किया, जिसमें उन्होंने एटम के सेंटर में एक नाभिक होने की अवधारणा का प्रपोजल दिया। और उसके बेस पर उन्होंने जो मॉडल दिया, हमने पाया कि वो मॉडल अच्छा है, परंतु वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाता है, क्योंकि उसके अनुसार अगर हमने एक नाभिक है, पॉजिटिवली चार्ज है, और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रेडिएट करेगा एनर्जी को और आके नाभिक के अंदर घुस जाएगा और एटम हमारा स्टेबल नहीं रहेगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने आपको बताया था कि इसका जो नेक्स्ट सोल्यूशन मिला, अगला जो मॉडल प्रपोज किया गया वो बोहर द्वारा प्रपोज किया गया। और बोहर का जो मॉडल है उसमें एक कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन। तो चूँकि हमको वो कॉन्सेप्ट अभी मालूम नहीं है, तो आज के सेशन में हम वही बात करने वाले हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन क्या है, और फिर हम अगले सेशन में बात करेंगे कि बोहर्स मॉडल क्या है और वो किस प्रकार कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन को यूज़ करता है। ओके, चलिए आज की बात शुरू करते हैं और देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन क्या है। उसको देखने से पहले हम देखते हैं कि ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स होता है, आपने स्कूल में पढ़ा है, अपने फिज़िक्स में, भौतिक विज्ञान में, कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो काफ़ी सक्सेसफुल सेट ऑफ थ्योरीज है। उसमें क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशनल लॉ हो गया, मैक्सवेल्स इक्वेशन, ये सब चीज़ें मिल के इतने सफल हैं कि वो जो मैक्रोस्कोपिक फिनोमेनन होते हैं, तो मीन्स जो बड़े स्तर के जो फिनोमेनन हैं, उन सबको एक्सप्लेन बड़े आसानी से कर पाते हैं और बहुत सक्सेसफुल है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि हम जान सकते हैं कि कब, कहाँ और कितने समय के लिए एक सोलर इक्लिप्स होगा। अभी हमने कुछ दिन पहले ही सोलर इक्लिप्स के बारे में सोलर इक्लिप्स को देखा है, जो रिसेंट आया था। तो इसमें क्या है, ये सब क्लासिकल मैकेनिक्स के बेस पे हम बिल्कुल प्रिडिक्ट कर सकते हैं एग्जैक्टली किस समय ऐसा होगा कि सोलर इक्लिप्स होगा, क्योंकि ये जो दिस इज़ अ मैक्रोस्कोपिक फिनोमिनन। सोलर इक्लिप्स जो है उसमें सूर्य और चंद्रमा के मोशन से रिलेटेड, पृथ्वी के मोशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये मैक्रोस्कोपिक चीज़ें हैं। तो इसकी जो गति है या जिनके जो भी चीज़ें हैं उनको हम अच्छे से क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार बता पाते हैं। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आप देखते हैं जैसे क्रिकेट के अंदर कभी LBW का अपील होता है, तो जो थर्ड अंपायर है, अब सपोज उसने मिस कर दिया या कुछ डाउट हुआ, किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया है, तो वहाँ पे भी क्लासिकल मैकेनिक्स उसकी सहायता करता है। उसके बेसिस पे हम बता पाते हैं कि बॉल कहाँ गिरा है और किस स्पीड पे जा रहा था और कहाँ जाता, क्या वो विकेट पे अटैच करता या नहीं करता। सो ये सब चीज़ें जो हैं ये क्लासिकल मैकेनिक्स पे हैं, क्योंकि ये भी एक मैक्रोस्कोपिक फिनोमेनन हम बात कर रहे हैं बॉल की, जो कि एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। ओके, सो इस तरह से हम पाते हैं कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है काफ़ी सफल थ्योरीज हैं इसकी। परंतु अगर हम जब लिटरेचर में जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं, तो हम पाते हैं कि जो 19वीं सदी के अंत में, तब तक ये थ्योरी सब थी और अच्छे से अपना कार्य कर रही थी, हर चीज़ को हम लोग जानते थे अच्छे से। परंतु 19वीं सदी के अंत में कुछ एक्सपेरिमेंट इस प्रकार के हुए जिन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरी को चैलेंज पेश किया। और उसमें से महत्वपूर्ण जो हैं वो 3 हैं जो आज हम अपनी बात करना चाहेंगे, क्योंकि जो हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर की समझ को बनाने के लिए ज़रूरी हैं। हम केवल उन्हीं की बात करेंगे, क्योंकि कुछ और सिस्टम भी थे जो हम अभी यहाँ पे लेना नहीं चाहेंगे।
तो जो 3 थ्योरीज हम बात करना चाहेंगे वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और तीसरा प्रॉब्लम था एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम। ये तीनों का रेलेवेंस है, तो इनके बारे में हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर। एंड इन सब में क्या हुआ कि जो हम लोग इनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके विस्तार में नहीं जाएंगे, बट यहाँ पर हम सिर्फ ये बताना चाहेंगे कि जो एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट्स मिले और जो क्लासिकल थ्योरी प्रिडिक्ट करती है उन दोनों में सामंजस्य नहीं था, दोनों में मिसमैच था। थ्योरी कुछ प्रिडिक्ट कर रही है, एक्सपेरिमेंटली कुछ और मिल रहा था हमको, कि जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है वो थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ओके, अब उसको समझ लेते हैं, बिकॉज ब्लैक बॉडी रेडिएशन बहुत क्रूशल है, तो उसको हम समझते हैं पहले। पहले देखते हैं कि ब्लैक बॉडी प्रॉब्लम था क्या। बेसिकली आप जानते हैं कि लेट्स अंडरस्टैंड कि एक ब्लैक बॉडी इज़ दैट विच अब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन एंड एमिट्स द सेम व्हेन हीटेड। व्हाट इट मीन्स इज कि ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो उस पर गिरने वाली हर तरह की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि एक परफेक्ट एब्जॉर्बर है। और दूसरी ओर जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये सारी रेडिएशन को एमिट करता है, यानी कि ये परफेक्ट एमिटर भी है। ठीक है, नाउ बेसिकली हम बात कर रहे हैं आइडियलिज्म की। जैसे आइडियल गैस होती है, आइडियल सोल्यूशन होता है, आइडियल गैस होती नहीं है, क्योंकि आइडियल होता है कि वो जो आइडियल है, जो मतलब आदर्श बिहेवियर है, आदर्श नहीं होता है, परंतु हम आदर्श के समीप जा सकते हैं। वो उस तरह से देखा जाए अगर, तो ये जो ब्लैक बॉडी है उसका लगभग हम बना सकते हैं। अगर हम एक हॉलो स्फेरिकल बॉडी लें, हम एक गोलाकार बॉडी लें जो अंदर से खाली है, खोखली है, और उस बॉडी के अंदर एक छोटा सा एक होल कर दें जिसको पिन होल बोलते हैं हम। ठीक है, ऐसे में क्या होगा कि अगर इसमें कोई रेडिएशन होती है, इसमें कोई रेडिएशन जाती है, सपोज पिन होल में से कोई भी रेडिएशन, किसी भी वेवलेंथ की रेडिएशन में डालेंगे अगर हम, तो वो जाके, क्योंकि हमारे जो बॉडी हॉलो है और अंदर से पूरा ब्लैक है ये, तो ये जो रेडिएशन जाएगी आगे आगे जाके टकराएगी, क्योंकि सरफेस तो स्मूथ नहीं होगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और कई बार रिफ्लेक्ट होने के बाद इवेंचुअली ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। तभी हम कोई भी रेडिएशन डालेंगे इसके अंदर, वो सारी रेडिएशन इसमें अंदर ही अंदर टकरा के फिर वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट एब्जॉर्बर है। और दूसरी ओर जब इस बॉडी को हम गर्म करते हैं तो क्या होगा, इस बॉडी में से जब गर्म हो गया तो उसके अंदर जो रेडिएशन है वो इक्विलिब्रेट होगी और इस पिन होल में से बाहर निकलेगी। जो बाहर निकलेगी उसमें हर प्रकार की रेडिएशंस होंगी, तो ये एक परफेक्ट एमिटर भी है। और ये ऐसी जो रेडिएशन जो पिन होल में से निकलती है ब्लैक बॉडी में से, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है। ठीक है, इस पे जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, जैसे मैंने बताया कि 19वीं सदी के अंत में लगभग 1887 के आसपास प्रिंगशिम और ल्यूमर नाम के व्यक्तियों ने, साइंटिस्ट ने इस पर काम किया था, और उन्होंने ये पाया था कि जो अगर हम ब्लैक बॉडी लें तो उसका जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन आ रही है, जो पिन होल में से जो रेडिएशन निकल रही है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से था। मेरे ये ग्राफ बड़े कॉमन ग्राफ्स हैं, आपके ब्लॉक में भी ग्राफ दिए गए हैं, तो इस ब्लॉक का इस ग्राफ को समझ लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हमारे पास है वेवलेंथ, मीन्स जो रेडिएशन आ रही है उसकी वेवलेंथ क्या है, तरंग दैर्ध्य क्या है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास है एनर्जी डेंसिटी, मीन्स किस वेवलेंथ पे कितनी एनर्जी बाहर आ रही है। और ये पाया गया कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो टोटल एनर्जी आउटपुट है, जो जितनी जो ऊर्जा बाहर निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। और जैसे कि यहाँ दिखा रहे हैं हम, जैसे कि 3500 डिग्री केल्विन पे अगर टेम्परेचर था तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन्स ये जो ग्राफ है, इसके नीचे जो एरिया है वो बताता है कि इतनी एनर्जी निकलती है। अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो ग्राफ है उसका ये जो कर्व है वो शिफ्ट होता जा रहा है, और इसका जो एरिया अंडर द कर्व है वो बढ़ता जा रहा है। पहला ऑब्जर्वेशन ये था। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो लैम्डा मैक्स है, लैम्डा मैक्स वो वेवलेंथ है जहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी आ रही है, तो वो जो है कम होता जाता है। मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये लैम्डा मैक्स हमारा
शिफ्ट हो जाता है लोअर वेवलेंथ की तरफ। तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे दो बहुत महत्वपूर्ण। और ये पाया गया कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो इन ऑब्जर्वेशंस को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। कई तरह के अटैम्प्ट हुए, रेले जीन्स ने किया, वीन्स ने किया, स्टीफन्स ने किया, कई लोगों ने इस पर क्लासिकल मैकेनिक्स के बेसिस पे इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो ये पाया गया कि जो कुछ थे वो जो लोअर वेवलेंथ वाला पोर्शन है उसको तो एक्सप्लेन कर पाए, परंतु यहाँ पे जाके डेविएशन काफ़ी था। और कुछ केसेस में हायर वेवलेंथ वाला रीजन जो है वो एक्सप्लेन हो गया, परंतु लोअर वेवलेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मतलब ऐसी कोई भी क्लासिकल थ्योरी नहीं थी जो पूरे ग्राफ को एक्सप्लेन कर पाती। तो इस तरह से हम पाते हैं कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ब्लैक बॉडी प्रॉब्लम, दैट मीन्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है उसको एक्सप्लेन करने में असमर्थ थी। और इसका जो सोल्यूशन है वो आया मैक्स प्लैंक के द्वारा सन 1900 में। 14 दिसंबर सन 1900 को मैक्स प्लैंक ने एक थ्योरी प्रपोज करी। बेसिकली जो मैक्स प्लैंक थे वो भी एक क्लासिकल फिजिसिस्ट थे, ही वाज ए पर्सन फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स से थे। और उन्होंने काफ़ी कोशिश किया इसको सॉल्व करने का, बट हो नहीं पाया। परंतु जो बेसिकली उन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स के बेस पर सॉल्व करने की कोशिश की, जो नहीं हो पाया, तो उन्होंने एक नया प्रपोजल दिया, एक नया आइडिया, एक नया कॉन्सेप्ट प्रपोज किया जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो मैक्स प्लैंक ने बोला कि अगर हम जो ब्लैक बॉडी है उसके जो अंदर जो एमिटर्स हैं उसकी जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस नहीं होगी, वो क्वांटाइज्ड ही होगी। मतलब उसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर उससे पहले जब उन्होंने अपना प्रपोजल दिया उससे पहले ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से जो भी सिस्टम हमारे पास है वो कोई भी ऊर्जा ले सकता है। एनर्जी, इट कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ एनर्जी, कोई भी वैल्यू हो सकती है एनर्जी की। जबकि मैक्स प्लैंक ने ये प्रपोज किया कि जो ब्लैक बॉडी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो एमिटर्स हैं उसके अंदर, वो केवल कुछ ही ऊर्जा ले सकते हैं, कुछ भी उनकी एनर्जी केवल कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज ही हो सकती है, वो ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी एनर्जी ले ले। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे, थोड़ा आगे हम क्लैरिफाई करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन है। सो बेसिकली उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि जो एनर्जी है वो कॉन्टीन्यूस नहीं होगी, वो क्वांटाइज्ड होगी। ठीक है, दैट मीन्स उन्हें केवल कुछ विशिष्ट वैल्यूज ही संभव हैं, सारी वैल्यूज संभव नहीं हैं। ठीक है, नाउ इसके बेस पे उन्होंने एक फार्मूला ड्राइव किया एंड उस फार्मूले के अनुसार हम ऐसा पाया गया कि वो जो फार्मूला है उसके अनुसार जो ग्राफ आता है, वो जो एक्सपेरिमेंटली जो ग्राफ पाया गया था वो दोनों में बिल्कुल सामंजस्य है, एकदम बराबर। दैट मीन्स जो मैक्स प्लैंक का जो प्रोपोजिशन था, उनकी जो थ्योरी थी, उसके अनुसार ब्लैक बॉडी की प्रॉब्लम का जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थे उसको अच्छे से समझाया जा सका, एक्सप्लेन किया जा सका। ओके, सो इस कार्य के लिए मैक्स प्लैंक को सन 1918 में नोबेल प्राइज़ मिला। ओके, इसके बारे में फिर बाद में कभी बात करेंगे। हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये छोटा सा एनिमेशन है, अब देखेंगे जो बाईं तरफ हमने एक इंक्लाइन बना रखा है, एक तिरछा सा तल है, यहाँ पे हमने कुछ सीढ़ी नुमा बना रखा है। तो अब ये देखिएगा कि जैसे हम इसको, यहाँ पे एक बॉडी है, एक बार फिर देखें, ओके, हमने क्या देखा यहाँ पर, इस फर्स्ट केस में जो इंक्लाइन था हमारा, उसके ऊपर एक गोलाकार बॉडी थी, यहाँ पर इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी। जैसे ही ये रोल करके नीचे आया, इट कुड टेक कि कोई भी हर तरह की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती थी, डिपेंडिंग ऑन जिस भी हाइट पे था उसके अनुसार, उसकी mgh के अनुसार उसकी हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी की सब वैल्यूज संभव है यहाँ पर। जबकि दूसरी बार में क्या हो रहा है, ये जो बॉडी जब यहाँ टॉप पे थी इसकी एनर्जी इतनी थी पोटेंशियल एनर्जी, जब वो जंप करके यहाँ पे आ गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो गई, फिर इतनी, फिर इतनी। दैट मीन्स यहाँ पे केवल कुछ ही जो मान है वो संभव थे, यहाँ पे ऊर्जा का, पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी मान संभव था।
तो ये एक क्लासिकल बिहेवियर है, ये एक क्वांटम बिहेवियर है। दैट मीन्स ये केवल कुछ ही मान अलाउड है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये दोनों में डिफरेंस है। हम और उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे कि आजकल हम जानते हैं कि देखते भी हैं कि जो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, खासकर सरकारी बिल्डिंग जो हैं, वो डिसेबल फ्रेंडली होती हैं। तो यहाँ देखेंगे तो जैसे यहाँ पे एक दरवाज़ा है, यहाँ से अंदर जाना है आपको, तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक आप एक रैंप से चले जाएं, जो कि कोई अगर कोई चल नहीं पाता तो मतलब वो व्हील चेयर से यहाँ से जा सकता है, और दूसरा रास्ता ये वाला है जहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ठीक है। नाउ ये जो यहाँ से जाएगा, और दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है। ठीक है। नाउ ये जो बिहेवियर है यहाँ पे, जो 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 सपोज एक आदमी अपनी व्हील चेयर से जा रहा है, तो जब ये जा रहा है तो उसकी जो हाइट है धीरे धीरे बढ़ रही है। इट कैन टेक अप एनी पोटेंशियल एनर्जी एज इट मूव्स एंड रीचेस हियर। ये तो हो गया क्लासिकल बिहेवियर। और ये जो है, जब हम अगर स्टेप्स में जाते हैं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, या इतनी, या इतनी, या इतनी। तो ये क्वांटम बिहेवियर है और ये क्लासिकल बिहेवियर है। एक और उदाहरण लेते हैं लगभग सेम। जैसे कि ये है, ये एक रैंप पे चल रहे हैं, तो यू कैन टेक एनी पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, तो केवल कुछ ही पोटेंशियल एनर्जी संभव है। मतलब इट मीन्स उसकी हाइट जो है वो केवल कुछ ही मान ले सकती है, जबकि यहाँ पे हाइट जो है कुछ भी हो सकती है। ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं। जो हमारी करेंसी होती है, करेंसी भी क्वांटाइज्ड होती है। जैसे कि इस पिक्चर में देखें हम, जैसे ये तो थोड़ा सा पुराने नोट है इसमें काफ़ी। जैसे कि जो नोट होता है, करेंसी नोट, इंडियन करेंसी नोट जो है, वो जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10, 20, 50, 100, यहाँ 500 और 1000 अब तो बंद हो गए हैं। और उसी तरह से जो कॉइन्स हैं, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5, 10 पैसा, 20 पैसा, एंड सो फोर्थ। सो आपके पास 12 रुपये का नोट नहीं है, या 12.5 रुपये का नोट नहीं होगा। जो करेंसी होती है वो केवल उसके कुछ ही डिनोमिनेशंस होते हैं, हर डिनोमिनेशन में नहीं होता। अब 13 रुपये का नोट नहीं देखते हैं, 27 रुपये का नोट नहीं होगा। ठीक है। उसी प्रकार से कॉइन्स में भी आपके पास 12 पैसे का कॉइन नहीं होगा, वो केवल कुछ ही मान संभव है इसके अंदर। और जो नए करेंसी है वो हम देख सकते हैं 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ का हो गया, या 200 रुपये, या 500 रुपये, या 2000 रुपये, इस तरह के नोट्स होते हैं। सो बेसिकली ये है, जब हम क्वांटाइज की बात करते हैं, क्वांटाइज का मतलब ये होता है कि जो सिस्टम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वो केवल कुछ ही डिस्क्रीट वैल्यूज़ को पा सकता है, हर वैल्यू संभव नहीं होती है। जैसे हमने उदाहरण कई लेके देख लिए हैं। आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया है कि क्वांटाइज्ड बिहेवियर का मतलब क्या है और कॉन्टीन्यूस बिहेवियर का मतलब क्या है। क्लासिकल मीन्स कंटिन्यूस और क्वांटाइज्ड मीन्स डिस्क्रीट बिहेवियर। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन मैक्स प्लैंक ने दिया, उसका उपयोग, उसको सक्सेसफुल कैसे हुआ। वो पहला सक्सेसफुल उसके लिए, जो पहला सक्सेस था क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर का और क्वांटम बिहेवियर का, क्वांटम के कॉन्सेप्ट का, वो आया 1905 में। कॉन्सेप्ट 1900 में आया था। 1900 से लेके 1904-5 तक, 5 के शुरू तक कोई ख़ास इस पर तवज्जो नहीं दी गई, कोई इस पर ज़्यादा लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि लोगों को अच्छा पूरा विश्वास था कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस होती है, वो कोई भी मान ले सकती है। और जबकि मैक्स प्लैंक ने ऐसा प्रपोज किया था कि एनर्जी केवल कुछ ही मान ले सकती है, हर मान संभव नहीं होगा। ठीक है। तो इसके लिए हम एक और दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। जो सेकंड चैलेंज था टू क्लासिकल मैकेनिक्स, वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आपने स्कूल में पढ़ा है। बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि अगर हम कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो जिनके ऊपर उपयुक्त रेडिएशन डालने पे वो इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं, जिसकी वजह से करंट पैदा होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो मीन्स लाइट की वजह से इलेक्ट्रिकल करंट का बनना। इसमें आपने स्कूल में पढ़ा है, इसके विस्तार में हम नहीं जाएंगे। कई तरह की ऑब्जर्वेशंस थी एंड यहाँ ये पाया गया कि एक बार फिर, जैसे कि ब्लैक बॉडी के केस में हुआ था, यहाँ पे भी ऐसा हुआ
कि जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थी वो जो क्लासिकल प्रिडिक्शंस थी, यानी जो क्लासिकल थ्योरी के अनुसार होना चाहिए और जो एक्सपेरिमेंटली पाया गया, दोनों में अंतर था। दैट मीन्स जो भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थी वो क्लासिकल थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और इस प्रॉब्लम दैट मीन्स जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया आइंस्टाइन ने सन 1905 में। और उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया, उन्होंने जो मैक्स प्लैंक ने जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन दिया था, उन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। उस कॉन्सेप्ट को विस्तार देते हुए उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को रेडिएशन में लागू किया और ये प्रपोज किया कि जो ईएम रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, वो एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स होती है जिनको हम फोटोन बोलते हैं। दैट मीन्स जो इससे पहले की जो अवधारणा थी, आप जानते हैं कि वेव नेचर ऑफ ईएम रेडिएशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको बोलते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है, जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड है, और दोनों फील्ड एक दूसरे से 90 डिग्रीज पे होते हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो वो तो है क्लासिकल बिहेवियर। तो उसके विपरीत यहाँ पे आइंस्टाइन ने क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर प्रस्तुत किया ईएम रेडिएशन का, जहाँ पे हम जिसको बोलते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ दिस थिंग। एंड बेसिकली इट इज़ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, जिनको पार्टिकल्स हम बोलते हैं फोटोन, और फोटोन की एनर्जी E=hν द्वारा दी जाती है। ठीक है। नाउ इसके आधार पे आइंस्टाइन ने अपना जो डेरिवेशन किया, जो फार्मूला क्रिएट किया, उस फार्मूले से जो भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के, उस सबको एक्सप्लेन किया गया। और दैट मीन्स जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थे उसको क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट लागू करके एक्सप्लेन किया जा सका। तो ये पहली सफलता थी, मतलब पहली सफलता तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के केस में हुआ था कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन का। उसके बाद दूसरी सफलता थी जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन को मिली। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम एक तीसरा केस लेते हैं, जो कि एक और जो चैलेंज था क्लासिकल मैकेनिक्स को, वो था एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम। आइए इसके बारे में समझते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानने में। क्योंकि जो कोई भी जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की हम बात करें, कोई भी मॉडल की बात करें, वो मॉडल केवल तभी सफल है अगर वो हमारे एटॉमिक स्पेक्ट्रम को समझा पाए, उसके बारे में एक्सप्लेन कर पाए। इसके बारे में हम फिर बात करेंगे। अभी हम ये बताना चाहेंगे कि जो भी हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कोई भी चीज़ गर्म है तो वो रेडिएशन देती है। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि जब से ये कोरोना वाला केस शुरू हुआ है हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, तो आप देखते हैं कि कहीं भी आप एंटर करते हैं किसी दुकान में या कहीं पे भी, आपका टेम्परेचर मापा जाता है। और टेम्परेचर मापने के लिए क्या करते हैं, वो एक डिवाइस लगाते हैं आपके माथे के सामने। तो वो क्या हो रहा है, अगर किसी इंसान को बुखार है और उसका तापमान जो नॉर्मल से अधिक है, तो जो चूँकि बॉडी हॉट है तो वो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करती है, और उस रेडिएशन जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है कि तापमान कितना है। तो उसी रेडिएशन को वो कैच करता है, जो सेंसर होता है उस डिवाइस के अंदर, वो IR रेडिएशन पे बेस्ड है। तो डिपेंडिंग ऑन आपकी बॉडी से कौन सी रेडिएशन निकल रही है, उससे आपका तापमान पता किया जा सकता है। तो वो IR रेडिएशन का एक एप्लीकेशन है। बेसिकली यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ये है कि कोई भी चीज़ अगर गर्म है तो वो एक रेडिएशन देती है, जो कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है। ओके, नाउ जैसे कि यहाँ पे उदाहरण ले रहे हैं हम, ये एक बल्ब है। नाउ एक गर्म है बहुत, इसमें से जो लाइट आ रही है उसको अगर हम एक स्लिट में से पास करके आगे देखें तो ये एक हमको बहुत सारी वेवलेंथ का एक स्पेक्ट्रम देता है, एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, जिसमें एक रेंज ऑफ वेवलेंथ मिलती है हमको ये। तो ये एक उदाहरण है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का। इसके विपरीत अगर हम देखें कि जैसे कि ये हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम है, इसके बारे में आपने स्कूल में पढ़ा है। जैसे आपने पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर जैसे लाइमन सीरीज़, बामर सीरीज़, पास्चन सीरीज़ एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये सब क्या थे, वहाँ पे आपने ध्यान होगा आपको कि वो एक सीरीज़ ऑफ लाइंस हैं। ठीक है। और ये जो है इसका बिहेवियर जो है, जो भी हमने एग्जांपल आपको दिया है कॉन्टिन्यूस रेडिएशन का, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम का, उससे भिन्न होता है।
और यहाँ पे आप दूसरा देखिए, ये हीलियम के केस में इस तरह के स्पेक्ट्रम आता है, ये लाइन स्पेक्ट्रम है। एक और उदाहरण हम देते हैं आपको। आपने स्कूल में जैसे सॉल्ट एनालिसिस करने के लिए आप फ्लेम टेस्ट किया करते थे। तो फ्लेम टेस्ट में क्या करते हैं, सॉल्ट को थोड़ा सा लेके प्लेटिनम वायर के ऊपर फ्लेम में रखते हैं, और जब वो सॉल्ट जलता है तो एक सॉल्ट जो उसमें वेपर बनते हैं और उससे एक फ्लेम में कलर आता है। उस कलर के आधार पे हम जान पाते हैं कि इसमें कौन सा मेटल आयन है। सोडियम है तो गोल्डन कलर का होगा, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बेरियम, सीरियम। सो इन सब के एक अपने अपने कलर होते हैं फ्लेम के, जिसके बेस पे हम अनुमान लगाते हैं कि हमारे पास कौन सा मेटल आयन है इसके अंदर। नाउ अगर हम ये देखें कि जैसे सोडियम है, जैसे वही मैंने बताया कि सोडियम का जो है गोल्डन कलर का, गोल्डन येलो कलर का फ्लेम देता है। उसको अगर हम प्रिज्म में से पास करके देखें तो ये एक येलो कलर की दो लाइंस होती हैं, यहाँ पे सिर्फ एक दिख रही है क्योंकि वो बहुत पास होती हैं। ये लगभग 589 नैनोमीटर पे होती हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो हम पॉइंट यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है, दैट मीन्स कोई भी एटम का अगर हम वेपर ले लें और उसको मतलब गर्म वेपर लें और उसमें से जो रेडिएशन निकल रही है उसको प्रिज्म के थ्रू पास करके जांचें कि इसमें क्या मिल रहा है हमको, तो हम पाएंगे कि हमको एक सीरीज़ ऑफ लाइंस मिलती है, वो इसको हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। और अभी लाइन स्पेक्ट्रम को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जिस समय की हम बात कर रहे हैं तब तक अभी तक हमारी जो कहानी चल रही थी, अभी तक हमारे पास जो मॉडल है एटम का वो है रदरफोर्ड मॉडल। थॉमसन मॉडल की बात हमने पहले की थी, फिर हमने बताया कि थॉमसन मॉडल सफिशिएंट मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाता है स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को, तो हमने उसको फेल कर दिया और नया मॉडल ले आए रदरफोर्ड मॉडल। अब हम रदरफोर्ड मॉडल में भी देखते हैं, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। हम ये पाते हैं रदरफोर्ड मॉडल के अंदर न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को खोएगा और आके इसमें चला जाएगा, और जब ये ऊर्जा निकलेगी वो रेडिएशन की फॉर्म में निकलेगी, और इसके अनुसार हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें हर तरह की रेडिएशन संभव है। दैट मीन्स हमको एक तरह का कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, परंतु हम पाते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रदरफोर्ड मॉडल है वो जो लाइन स्पेक्ट्रम है एटम का उसकी व्याख्या नहीं कर पाता है। इसके लिए हमको एक नया मॉडल चाहिए जो एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम को समझा सके, और वो मॉडल है बोहर्स मॉडल, जिसके बारे में हम बात करेंगे अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।